चलिए, तो अभी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर लीजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज? रेंट। सो रेंट एंड लीज में क्या डिफरेंस होता है? और नॉर्मली क्या होता है कि सर रेंट जो होता है ना वो कुछ महीने या कुछ ईयर के छोटा सा होता है, और लीज पे जब लेते हैं ना तो नॉर्मली हम कहते हैं बहुत लंबे टाइम पे लेते हैं, लाइक 3 या 4 या 10 ईयर्स के लिए, और हम उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो ये क्लासरूम अपन रेंट पे लेते हैं, ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी मैं मॉडिफिकेशन करने से पहले डरूंगा। जैसे मान लो ये दीवार तोड़ानी है, मुझे सही करना है, इधर कुछ बड़ा काम करना है, ऐसा करना है, तो मुझे डर आएगा, क्योंकि हो सकता है 10 महीने 11 महीने में रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर बोले सर खाली कर दो, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी। अब अपने को इसके अंदर खर्चा करना है, मान लो 8-10 लाख रुपए का, कितना खर्चा करना है अपने को? 8-10। तो अगर इस क्लासरूम में अपने को 8-10 लाख का खर्चा करना है, तो अगर रेंट पे होगा तो हमेशा डर रहेगा कि शायद अभी खर्चा कर ले, 10 महीने बाद मना कर देगा। तो मैं उस ओनर से बोलता हूँ भाई साहब एक काम करो, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं बट 5 साल के लिए बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब वो रेंट एग्रीमेंट नहीं रहा, अब क्या बन गया? लीज बन गया। अब इसमें मैं मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो उसको भी डर नहीं है, उसको भी पता है कि 5 साल तक तो भैया को जाने वाला नहीं है, आपने को बताया 5 साल तक अपने निकालने वाले नहीं है, तो अपना वर्थ वो 5-10 लाख है जो भी खर्चा कर रहे हैं वो अपना कंसिडर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। वरना पता चला आपने मॉडिफिकेशन किया, बोला खाली कर दो। जैसे मान लो अपना ये क्लासरूम में हम क्या कर देंगे, इसको बहुत बच्चे बढ़ गए, अपन इसको पूरा ये निकाल देंगे, उधर से वो निकाल देंगे, उधर से वो दीवार तोड़ देंगे, समझ में आया? उधर से वो निकाल देंगे और पूरा बड़ा क्लासरूम कर देंगे, टीवी को इधर शिफ्ट कर लेंगे, एसी को एक और उधर लगा देंगे, पूरा पर्दा ग्रीन पर्दा वहाँ तक कर लेंगे, 2-3 माइक स्पीकर यहाँ पे वो डॉल्बी के स्पीकर लगा देंगे ऊपर, कि तुमको डांस करना तुम डांस भी कर सकते हो, ये बराबर है। जब भी पार्टी करनी होगी तो टेबल उठाया एक साइड में रखे और पार्टी नाच सकते हो। अब ऐसा मॉडिफिकेशन करना मतलब 5-6 लाख का खर्चा है कि नहीं है? अब अगर मुझे 2 महीने बाद 10 महीने बाद खाली करना तो मैं करेगा ऐसा खर्चा? नहीं करेगा। पर ये मुझे बोल देता हाँ सर 5 साल 8 साल आप आराम से रहोगे, दिक्कत की बात नहीं है, तो अब मुझे इसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर ऐसा केस है मैं रेंट पे लेगा कि लीज पे लेगा? लीज पे। समझा तुमको? तो अकाउंटिंग फॉर लीज की बात कर। अब तुम बोलो सर तो बड़ा इजी है, लीज भी तो रेंट जैसा ही होता है, तो रेंट पे करने की एंट्री होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हिसाब खत्म, पेल में ट्रांसफर कर लिया, खेल खत्म, एएस खत्म। अगर ऐसा होता तो ये एएस क्यों आता? मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी कोई एएस आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आंसर आए होंगे, कुछ लोगों ने मिसयूज किया होगा, तभी कुछ तो ऐसा होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे वो एएस आने का रीजन क्या था वो समझ रहे अपन, ठीक है? तो मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे तुमको रीजन समझ में आएगा, ठीक है? अरे यार जब भी कोई मोटा इंसान देखा नहीं, दर्शन सर, ये है मोटा भाई। कौन है मोटा भाई? कौन है ये मोटा भाई? मोटा भाई मतलब अंबानी जी, ठीक है? तो ये अपने अंबानी जी है। कौन है ये? अंबानी जी। बस, क्या ये तुमको समझ में आया? ये अंबानी जी की बैलेंस शीट है, ठीक है? इसमें सपोज करो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, ज़्यादा ही होगी बट अब मैं ऐसे ही मान रहा हूँ 100 करोड़ है, ठीक है? ये इनके P&L अकाउंट है, मान लो 200 करोड़। ये इनका इधर फिक्स एसेट भी है, सपोज को 300 करोड़, ऐसा। तो बहुत बढ़िया कंडीशन दिख रही है कि बराबर ना? अब अंबानी जी को क्या करने का है? एक बड़ा सा मशीन लेने का है जिसका वैल्यू है मान लो 250 करोड़ रुपए का। तो इनको एक मशीन लेने का है 250 करोड़ रुपए का। अब आपने एफएम पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? और तुमको पता है कि एफएम में अगर कोई लोन पे कोई चीज़ लेते हैं, अब इनके पास इतना पैसा तो है नहीं, कैश दिख रहा है क्या इनके पास? नहीं, तो अब उनको लोन पे लेने का है। बोलते लोन बड़ी है, आराम से पे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलता मुझे लोन पे 250 करोड़ की मशीन लेने की है। बड़ी दिक्कत है, अगर मैं लोन पे लेगा मशीन तो लोन आएगा मेरी बुक्स में, जब लोन बुक्स में आएगा तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी तो डेट है ही नहीं, इनका पूरा इक्विटी है, पर जैसे 250 करोड़ का लोन आएगा तो डेट इक्विटी आ जाएगा। इसके अलावा तुमने एक रेशियो पढ़ा होगा, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। तो जैसे वो आप 250 करोड़ की असेट लोगे तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सेल्स के कंपैरिजन में। तो अभी बताइए तो दिक्कत होने वाली कि नहीं होने वाली है? होने वाली है।
तो बोले जब मैं लोन पे लेगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इनका तो डेट इक्विटी खराब है, लोन पे सामान लेते हैं, ऐसा है। तो सर मुझे असेट लेनी तो है, तो ये मेरे पास आए, मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट, कौन है, मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट, मेरे पास आया, बोला सर जी यार कुछ तो कर, मज़ा नहीं आएगा अगर मैं लोन दिखाएगा, मेरा डेट इक्विटी चेंज हो जाएगा, फिर लोग बोले लोन पे लिया है और अपने को पसंद नहीं है, बट मुझे असेट भी लेना है पर लोन पे भी नहीं चाहिए, और मेरा असेट आना भी नहीं चाहिए बुक में, बिकॉज मेरा असेट टर्नओवर रेशियो चेंज हो जाएगा। तो तू यार सीए है, तू सीए बच्चे को पढ़ाता है, कुछ तो जुगाड़ कर। मैं बोला यार करते हैं कुछ प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए आराम से, ठीक है। अंबानी जी को भेज दिया। अब क्या किया जाए, तो मैंने अंबानी जी को बोला आप कहाँ से लेने वाले मशीन, तो बोला ये महिंद्रा है ना अपना, उससे लेने वाले थे। मैं बोला ठीक है, और मैंने लोन किससे कराते हैं, बोले सर उसके ही महिंद्रा का फाइनेंस था। मैंने बोला सही बात है, मैं आप चिंता मत करो, बस महिंद्रा जी के नंबर ट्रांसफर कर लो और बोल देना जुजारा फ़ोन करा उससे बात कर लेना, मेरे भी यहाँ पे कर रहा है। तो अंबानी ने बोला ओके, फिर अंबानी ने महिंद्रा को बोल दिया मेरा बंदा फ़ोन कर रहा है, जो बोल रहा है वैसा कर देना, ठीक है। मैंने महिंद्रा को फ़ोन किया, मैंने बोला सर एक असेट चाहिए अपने रिलायंस के लिए, अंबानी जी के लिए 250 करोड़ रुपए की, 250 करोड़ की अपने को असेट चाहिए। कितने चाहिए, 250 करोड़, ठीक है। मैंने बोला 250 करोड़ की असेट अपने को चाहिए यार। खुश हो गए महिंद्रा जी, अरे भाई साहब 250 करोड़ की असेट, अरे सर आइए आप बिंदास आइए। तो मैं मिलने चला गया उनके पास, ठीक है। तो अभी मान लो प्रतीक जो है अपना महिंद्रा कंपनी का ओनर है, ठीक है, और मैं जार सर है अकाउंटेंट है, मान लो मोटा भाई का अंबानी जी का। मैं चला गया, मैं बोला कि ऐसी बात है महिंद्रा जी कि आपने को 250 करोड़ की असेट चाहिए, तो इसको खुशी होगी कि नहीं होगी, बहुत खुशी होगी, ठीक है। और लोन पे चाहिए तो और डबल खुशी होगी, क्योंकि अब इनका खुद का ही लोन का है, फाइनेंस का है, डबल खुश हो गया ये तो बंदा। अब ये मुझे बोलता है कि सर फिर पेपर रेडी करता हूँ, कर लीजिए। मैंने बोला ये मशीन की लाइफ कितनी है, बोला सर 10 साल। अरे 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कुछ काम की नहीं रहेगी। मैं बोला चलो ठीक है। और मैंने बोला ऐसी बात है ना महिंद्रा जी, हम क्या करते हैं, मैं आपसे एक्चुअली में तो खरीद ही रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक अपन रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ठीक है, और उसमें दिखाएंगे ये मशीन मैं 10 साल के लिए आपसे रेंट पे ले रहा हूँ। तो महिंद्रा जी बोलते हैं सर गलत जगह पे आ गए, हम रेंट पे नहीं देते, हम तो बेचते हैं। अरे मैंने बोला तनिक ठहरो, मैं क्या बोल रहा है उसको समझो आप। बोला क्या बोल रहे हो आप बताओ। मैंने बोला देखो मैं असेट आपसे खरीद ही रहा हूँ, अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे लोन पे असेट लेता तो क्या सीन होता, आप बताइए। तो बोला सर मैं आपको असेट देता। बोला बिल्कुल, फिर मैं आपको हर महीने या हर साल आपको EMI पे करता, सब उसको हर साल पे करता। तो मैं हर साल मान लो अगर 250 करोड़ की मशीन है, तो मान लो आप मेरे पास से 10 साल के लिए हर साल 50 करोड़ का इंटरेस्ट के साथ माने, तो हर साल मेरे पास से 30 करोड़ लेते। कितने लेते, 30 करोड़। मैं हर साल आपको पे करता, 300 करोड़ 10 का साल में हो जाता, 250 करोड़ मशीन है, 50 करोड़ का इंटरेस्ट होता, बराबर है। हम सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, मशीन में आपसे ले रहा हूँ, आपके पास से मशीन जा रही है, हर साल में आपको 30 करोड़ ही पे करेगा, बट नाम EMI नहीं आएगा, अब नाम आएगा रेंट। क्या नाम आएगा, रेंट। बोला सर ऐसा क्यों करना, हम तो ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तो आपका भाई दूसरा करेगा। आपको कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए, 250 करोड़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं तुम्हारे लिए, तो तुमको दिक्कत क्या है, तुमको तो ऐसे ही पैसा मिल रहा है ना। तो उसने सोचा कस्टमर बढ़ा, ऐसे कैसे जाने दूँ। बोला ठीक है सर आप बोल रहे तो मान लेते हैं, इतना बड़ा कस्टमर है। मैंने बोला ओके। तो अब मैंने इससे मशीन रेंट पे ले ली, हालांकि रेंट पे ली मैंने इसको ख़रीदा है, तो मशीन मेरे पास आ गई, मैं उसको मस्त यूज़ कर रहा हूँ अपने हिसाब से, टैटू वैटू भी अपने बना लिए उस मशीन पे, समझ में आया कि नहीं, मॉडिफिकेशन भी कर लिया। और 10 साल हर साल मैं इसको कितना पे कर रहा हूँ, 30 करोड़ रुपए, ऐसे भी 30 करोड़ पे करने पड़ता लोन पे भी। पर मुझे बताओ अगर मैं कोई चीज़ रेंट पे लेता तो क्या मेरी बैलेंस शीट में आती है वो सेट, ये मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली तो क्या ये बिल्डिंग हमारी होगी, तो क्या मेरी बैलेंस शीट में आएगी। जब असेट ही नहीं है तो क्या लोन उसका आएगा। तो बताओ मोटा भाई की बैलेंस शीट में क्या असेट आने वाली है, नहीं। क्या रेंट आने वाला, क्या लोन आने वाला है, नहीं। तो क्या बैलेंस शीट में रेशियो को चेंज होंगे, पर क्या वो मशीन आ गई, क्या मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मोटा भाई का काम हुआ कि नहीं हुआ। मोटा भाई आके मुझे बोलता है मांग गए गुरु, मांग गए आपको, क्या बात है, समझ में आया कि नहीं आया। अपन हुए खुश, बहुत इज्जत कर ली अपनी। अब क्या हुआ वो समझो। अब कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद ऑडिटर आए, तुम्हारे आकाश सर आए ठीक है, तो आपके ना आकाश सर आ गए, बोला ऑडिट करने आए, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो बुक्स में देखा तो ये एक मशीन दिख रही है इनको 300 करोड़ की, और जब आगे काउंट की तो 2 मशीन थी।
समझ में आया? तो आकाश सर बोलते सर ये 2 मशीन है, आप एक ही दिखा रहे हो। मैं बोला हाँ सर, ये वाली हम अपनी रेंट पे है। तो आकाश सर ने देखा, रेंट एग्रीमेंट लाओ। हमने बोला ये लो सर रेंट एग्रीमेंट। तो आकाश सर ने रेंट एग्रीमेंट पढ़ा। आकाश सर बोले 10 साल के लिए रेंट पे ले लिया? हाँ सर, ये बार बार रेंट एग्रीमेंट करना मज़ा नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला अच्छा। फिर अगले साल, अब तो घर पे गए आकाश सर, अगले साल फिर आए। बोला सर अभी भी असर यहाँ पे पड़ी है। मैं बोला सर आप भूल के 10 साल के लिए लिया है। फिर उन्होंने मशीन को चेक किया, बोला ये मशीन तो आप कुत्तों जैसे यूज़ कर रहे हो, धर बजी जा रही है, निकाली जा रही है। मैं कहा हाँ सर। तो बोला ऐसे तो ये मशीन 8-10 साल में ख़राब हो जाएगी। मैं बोला हाँ सर। तो बोला आकाश सर बोले कुछ तो गड़बड़ लग रही है इधर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आकाश ने पूरा रेंट एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा। तो आकाश सर को लगा यार कि ये तो भाई साहब ने कुछ गड़बड़ किया है। तो उन्होंने चेक किया कि अच्छा इनका नेट इक्विटी चेंज हो जाएगा, इनका ये चेंज हो जाएगा, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया है। आके मुझे बोलते हैं कि आप जो जार सर ना अकाउंटेंट हो, आप अंबानी चाहिए, बट आपने गलत किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको असर दिखानी चाहिए थी। मैं बोला आकाश सर यार अकाउंटिंग आपने पढ़ी नहीं है लगता है। ठीक है, जब कोई, हाँ आपने ऑलरेडी पढ़ी है, जब कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो आपकी बुक्स में आती। अब आप बताओ, मैं आकाश सर को बोला आप बताओ आपने ये क्लासरूम रेंट पे लिया है तो क्या आपका होगा? क्या आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे? बोला नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आपने ओला रास्ते में कर ली तो क्या ओला आपकी होगी क्या? फिर गाना गाऊंगा बीच में, ओला। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या वो आपकी हो जाती क्या? बोला नहीं सर। तो ये मशीन मेरी कैसे होगी? पर बोला सर आप तो यूज तो उसको ऐसे कर रहे हो अपने मर्जी के हिसाब से, और बोल्ड 10 साल की लाइफ है, तुमने 10 साल पे रेंट पे दे लिया। मैंने बोला हाँ लिया। बोला नहीं सर गड़बड़ की है। अब मैं उनको बोल के परेशान हो गया। मैंने बोला इधर आओ सर, खोपचे में आओ। देखा कोई वीडियो तो नहीं है। मैंने बोला सर देखो, जो आपको समझना था समझो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने, आप बोलते हो खरीदा, तो हाँ मैंने खरीदा, पर मैंने लीगली खरीदा है। मैंने रेंट पे लिया है, रेंट एग्रीमेंट हमारा, और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से मैं कभी आप मुझे छेड़छाड़ कर सकते हैं नहीं, ये मेरी बैलेंस शीट में आएगी नहीं। तो आप तो या तो रूल चेंज करा दो या फिर बात ख़त्म। बेचारे आकाश सर मुँह उतार दिए, बोले तो गलत हो गया मेरे साथ। चले गए, सीधे चले गए अपने मेन ICI के पास। बोला कि ICI, बोला क्या है? बोला कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की, आपने क्या समझाया हमको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या है ये? वो कल का वो लड़का जुजाड़ क्या नाम है, मुझे धमकी देता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और गलत कर रहा है, और आप बोलते हो सही करना चाहिए। क्या ये मेरे साथ इंसाफ हुआ है? नहीं जज साहब। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ऐसे बोले क्या हुआ जरा समझाओ हमको। तो बोला ठीक है। फिर समझाया कि उन्होंने एक रेंट एग्रीमेंट बनाया 10 साल का, लाइफ 10 साल थी, और बोलते कि रेंट पे चीज़ कहाँ पे आती है। ऐसे बोला बात तो बराबर है, रेंट वाली चीज़ आती नहीं है, पर सर वो तो यूज़ तो कर रहा है उसको। बोला ये भी बात बराबर है। तो फ़ायदा उठा लेना उसने अपने लॉ का लूप होल का। बोला हाँ उठा तो लिया है, तो अब क्या करें? फिर बोला बेटा तू जा। बोला सर ऐसे ही मेरे साथ ऐसा, मैं जाऊँ? अरे तू जा तो अब तो जा। पर ठीक है। और कुछ दिन के बाद ICI ने लॉन्च किया सीधा क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग फॉर लीजेस। फिर वापस सबको बुलाया इधर आइए जिससे, और ये लीजिए आपके सामने नया बुक। बोला क्या है इसमें? बोला इसमें तेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला क्या? तो अब जाके पढ़ो इसको। तो पढ़ा। अब उसमें ये लिखा था कि अगर आपने कोई असेट खरीदी है और आप उसको रेंट पे दिखा रहे हो, तो अब आपको अपनी बैलेंस शीट में वो असेट दिखानी पड़ेगी, लाइक खरीदी आपने। आपको रेंट वाला रूल चलने वाला नहीं चला, हालांकि आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो नेक्स्ट में आए सर आगे मेरे पास, देखो बेटा बहुत बोला क्या उखाड़ेगा, लो उखाड़ लिया। मैं बोला भाई अब तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने बोला रिलायंस जी अब अपने पास कोई ऑप्शन, अब ये चाहे अपने रेंट पे दिखाया, बट ये मशीन अपनी बुक्स में इधर आएगी। तो ये मशीन आ गई अपनी 250 करोड़ की, और ये लोन भी आगे सामने कितना आ गया, 250 करोड़ का। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ये AS आया, इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर लीजेस। बताइए किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो रीजन समझ में आया क्यों आया AS? अब मतलब इसमें बात तो वही है ना, पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी। ऐसे तो मोदी जी ने बोला कि ये ICI लेके आई है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो आधे पॉलिटिशियन
गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल लालू जी ने 100 एकड़ जमीन ले रखी है 2 रुपए के रेंट पे 500 साल के लिए, ताकि उनकी बैलेंस शीट में दिखे नहीं और लोगों को पता ना चले। तो भैया हमारे तो सारे पॉलिटिशियन फंस जाएंगे, हम और हमारे विपक्ष वाले और सब फंस जाएंगे, सब मिलके इकट्ठे बोले हाँ इस पे हम सब अग्री है, चाहे बाकी में हो कि ना हो, इसमें हम सब क्या है, अग्री है। और मोस्टली लोगों का पैसा लगा है लैंड में। कहाँ पे लगा है? समझ में आया कि उनको अलग बेनिफिट भी टैक्स में होता है, एग्रीकल्चर लैंड का ये सब का होता है। तो सब लोगों ने मोस्टली पैसा लैंड में लगा रखा है। तो बोला सर कुछ भी करो बट लैंड को इससे बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, इस एस को लैंड से बाहर निकाल दो। तो फिर सब लोगों ने अग्री हुआ। फिर एमसी को बोला देख कुछ भी हो जाए लैंड को अंदर लेने का, लैंड को तो बाहर निकाल, लैंड को चल निकाल, लैंड को मत छेड़ना, लैंड को छेड़ी तो हम छेड़ जाएंगे और फिर देख तुझे बहुत मारेंगे पकड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? तो लैंड को छेड़ने का नहीं, तो लैंड को बाहर निकाल इस क्राइटेरिया में से। इसके अलावा जिसके ऊपर दूसरे एस होता है उसको भी वो बोलता तू उससे इसमें जाना, जैसे कॉपीराइट है तो उसके ऊपर एस 26 है, लाइसेंस है, उन सब के ऊपर ये है। तो उन सब की बात भी हम यहाँ पे करने वाले नहीं है। तो ये बोला ये सारी लीज पे एप्लीकेबल है अदर देन लीज अग्रीमेंट टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल एंड अदर मिनरल राइट्स, क्योंकि उनके ऊपर अलग से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। इसके बाद लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू द फॉर द आइटम सच एज अ मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेज, मैनस्क्रिप्ट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट, तो इन सब के ऊपर भी AS 26 होता है। इसके अलावा लास्ट वाला लालू जी वाला लीज अग्रीमेंट टू यूज द लैंड, उसको भी आप यहाँ से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला वो समझ में आया ना? हाँ। पर अब इसमें 2 चीज़ होती है, जरूरी नहीं कि हर इंसान फ्रॉड करेगा, जो लीज पे लेगा हर इंसान फ्रॉड करेगा, नहीं। हो सकता है कुछ लोग जेन्युइनली लीज पे लेंगे और कुछ लोग ऐसे निकलेंगे अलग टाइप के। तो बोला अब क्या करता है, इस लीज को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है फाइनेंस लीज। कौन सा होता है? ये चोर वाली लीज है, मतलब कि इसका मतलब आपने रियल में लीज पे नहीं लिया, आपने खरीदा है बट आप दिखा रहे हो लीज पे जो अभी चल रहा था। और दूसरी है ऑपरेटिंग लीज, मतलब ये रियल में लीज ही है, जेन्युइन है बंदा, हर इंसान फ्रॉड करेगा नहीं। तो इसने क्या किया, इस तरह से 2 पार्ट में बांट लिया। द फर्स्ट इज द फाइनेंस लीज एंड सेकंड इज योर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का डेफिनेशन इतना डिफिकल्ट है तुम सोच भी नहीं सकते। क्या है जरा देखो, लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। क्या बात है, बहुत हार्ड बराबर ना। क्या ये तुमको समझ में आया? तो बोला ये जो लीज है ना ऑपरेटिंग लीज, इसका डेफिनेशन तुमको याद करना नहीं है, आपको याद जो करना है वो समझना, उसको समझना है फाइनेंस लीज को। इसमें टोटल 5 कंडीशन है, मतलब 5 में से एक में भी तुम आ गए तो ये जो तुम्हारी लीज है ये कौन सी लीज हो जाएगी? फाइनेंस लीज। ठीक है। अब आप खुद देखना कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना तुमको, उसमें ऐसे लगे रियल में खरीदा ही है, वो आपसे दिखा रहे, धोखा कर रहे हो लोगों के साथ। तो पहली बोलती है लेसी गेट द ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर लेसी को ओनरशिप मिल रही है लीज के एंड में तो ये डेफिनेटली फाइनेंस लीज है। क्यों? ऐसा कभी होता है क्या कि आपने वो चीज रेंट पे ली और लास्ट में तुम्हारी हो गई? मतलब ये क्लासरूम हम रेंट पे ले रहे हैं 2 साल के लिए और लास्ट में क्लासरूम हमारा हो गया, क्या ये ऐसा होता है? पर ऐसा हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें आपने सामने दिमाग चलाया होगा, तिगड़मबाज होगा, तो उसके हिसाब से जो लीज होगी ये कौन सी लीज होगी? फाइनेंस लीज। क्योंकि नॉर्मल लीज में कभी ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं। ये वाला पहला हो गया। दूसरा बोलता है या फिर लेसी हैज द ऑप्शन टू बाय द लीज असेट एट द एंड ऑफ द प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू। अगर असेट मेरी है बेटा और मैं खुद को लेसर बोलता हूँ और जिसने रेंट पे लिया उसको लेसी बोलते हो, तो असेट बेचने का ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास ना जिसका असेट है, पर यहाँ पर किसके पास ऑप्शन है? इसका मतलब लेसी ने बोला मेरे को चाहिए तो उन्हें को देना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो कि ना हो, और वो भी कम प्राइस में, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे कम में। तो ये रियल में खरीदा होगा ना, आपको सामने वाले भरोसा नहीं होगा, इसीलिए आपने ये ऐसा डाला होगा कि भाई मैं जब भी चाहूंगा तो ले सकता हूँ इसको। तो ये रेंट वाला सीन है कि ये खरीदने वाला सीन है? क्या ये तुमको समझ में आया? क्योंकि लेसर के पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑप्शन लेसर के पास होना चाहिए। थर्ड वाला, लीज टर्म्स कवर द मेजर लाइफ ऑफ द असेट। असेट की लाइफ 10 साल है और तुमने 9.5 साल के लिए लीज पे लिया है, 9 साल के लिए लीज पे लिया है, 10 साल के लिए लीज पे लिया। अरे ऐसा कौन होता है जो उसकी लाइफ के लिए लीज पे दे देता है? वो तो खरीदना ही हो गया ना फिर तो। अभी तुम्हारा मोबाइल में 10 साल के लिए रेंट पे लेगा, साला मोबाइल की लाइफ भी 10 साल नहीं होती है, और तुमने ले लिया तो फिर वो तुम्हारा कुछ काम का बचेगा नहीं। तो अब ये तुमने रियल में रेंट पे दिया कि बेचा है? बेचा है। अब बेवकूफ बना रहे हो हमको। हम एक कैमरा लेके आगे 50 साल के लिए रेंट पे,
क्या लग रहा है ये रेंट पे लिया रियल में खरीदा है? इतना लॉजिक तो बनता है ना। अच्छा, फोर्थ वाला पढ़ने से पहले फिफ्थ वाला पढ़ेंगे। असेट इज द स्पेशलाइज इन नेचर। असेट जो ना वो स्पेशलाइज इन नेचर है, दैट कैन बी यूज बाय द लेसी ओनली, सिर्फ उसको लेसी यूज कर सकता है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई मामला है कि सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो, तो वो तुमने रियल में खरीदा ही होगा ना, तुमने अपने हिसाब से बनाया होगा। मतलब मैंने कोई लैपटॉप बनाया है, रेंट पे लिया है, और उसमें मेरे फिंगरप्रिंट, मेरे आई स्कैन नहीं होती है, इसके अलावा कोई दुनिया की नहीं मतलब चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इवन चेंज भी नहीं कर सकते, तो ये मैं रेंट पे लिया होगी, खरीदा हुआ उससे। समझ में आया कि नहीं आया? अब दर्शन सर ने अपनी खुद की मूर्ति स्टैचू बना ली और बोले रेंट पे लेके आ गए। अरे कौन लेगा उनको उनकी बीवी के अलावा? क्या है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तब मुझे बताओ, वो रेंट पे है कि खरीदा होगा? खरीदा होगा। वो बेवकूफ बना रहे होंगे लोगों को कि रेंट पे लिया है। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ द टर्म्स, मतलब शुरू में, स्टार्ट में जब आपने लीज किया है तब की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज सब्सटेंशियल कवर द फेयर वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है वो समझो, कि मैं जो लीज पेमेंट करने वाला हूँ, मतलब मैंने तुमसे को रेंट पे लिया और मैं जो तुम्हें बदले में पैसा दूंगा, आज जितना वैल्यू उसका मार्केट में है, फेयर वैल्यू जो है आज मार्केट में जितने में मिलता है, उतना ही मैं तुमको रेंट पे पैसा दे रहा हूँ। तो अगर मान लो आपने कोई बिल्डिंग ली है और उस बिल्डिंग का वैल्यू 1 करोड़ है, और तुम सामने वाले बंदे को हर महीने या हर साल 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए दे रहे हो रेंट का, तो जितना वैल्यू है उतना तुमने रेंट पे दे दिया। तुम पागल हो क्या? इतने से लोन पे ले लो। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि जो पैसा मैं सब पे कर रहा हूँ तो फ्यूचर में पे कर रहा हूँ, और फ्यूचर में वैल्यू तो कम हो जाएगी, इसीलिए बोला कोई बात नहीं है, उसका आज का वैल्यू निकालो कंपेयर करने के लिए। तो जो आप लीज पेमेंट कर रहे हो, जो रेंट पे कर रहे हो, उसका फ्यूचर में जो कर रहे हो उसका आज का वैल्यू सब निकाल दो। अगर आज का वैल्यू, आज का फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट में जो प्राइस मिलता है उतना ही तुम लीज रेंट पे कर रहे हो, तो मतलब तुम बेवकूफ हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना वैल्यू उतना तुम रेंट पे करोगे, कभी नहीं। तो फिर रेंट में लगने से मतलब क्या रहा? मतलब अगर ऐसा केस है तो ये लीज कौन सी लीज हो जाएगी? फाइनेंस लीज। कौन सी हो जाएगी? बताइए, क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। तो एक लीज होती है ऑपरेटिंग लीज, और दूसरी लीज कौन सी होती है? फाइनेंस लीज। तो ऑपरेटिंग मतलब रियल में लीज पे ही लिया है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होगी, 5 कंडीशन जरूरी नहीं है, 5 में से एक में भी तुम आ गए, देन योर लीज विल बी द फाइनेंस लीज, अदरवाइज कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? ऑपरेटिंग। क्या ये तुमको समझ में आया? एग्जाम्पल दे सकता, ऐसा है कि तेरा मोबाइल में रेंट पे ले रहा है, ठीक है, एक सेकंड, तेरा मोबाइल में रेंट पे ले रहा है, तेरा मोबाइल आज 50,000 में मिलता है, कितने में मिलता है नया फोन? 50,000। और हर महीने में तेरे को 12-12 हज़ार की EMI पे कर रहा है, और 6 EMI पे कर रहा है, तो टोटल में तुझे 60,000 दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियसली इससे अच्छा तो मैं खरीद लेता इसको। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि सर ये पैसा तो फ्यूचर में मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन सब का आज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज का इसका वैल्यू आ गया मान लो 52,000 फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसकी 50 तक की वैल्यू कवर किया कि नहीं किया लीज में ही? तो मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हो सकता हूँ, इससे मैं खरीद लेता, असेट तो मेरी होती, तो ये खरीदा ही होगा। अच्छा, इसने क्या बोला, जरूरी नहीं कि तुम हमेशा 50 का 50 वैल्यू आए या ज़्यादा ही आएगा, अगर मेरा 48 भी आ गया तो भी मानेंगे। क्यों? कि डिस्काउंट भी तो मिलता है चीज़ें पे, सामान पे। तो अगर मान लो 50 का वैल्यू होता है, 4-5 हज़ार तो मैं डिस्काउंट पे भी ले सकता था, तो ऑलमोस्ट बोलता सब्सटेंशियल कवर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट लेके चलो 90% तक कवर हो गया। कितना कवर हो गया? 90%। क्योंकि 10% का डिस्काउंट भी मिलता है मार्केट में, तो अपन ऐसा मानते हैं कि सब्सटेंशियल कवर मतलब ऑलमोस्ट 90% तक कवर कर लिया तुमने उसका वैल्यू लीज में। तो अब ये ऑपरेटिंग लीज नहीं होगी, कौन सी लीज होगी? फाइनेंस लीज। ठीक है, इसलिए वर्ड यूज किया सब्सटेंशियल कवर, मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लेना, अप टू 90% मान सकते हैं, एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, बट आप मान लो 90% तक की अगर कवर कर लिए तो ये लीज कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? फाइनेंस लीज। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अभी देखो आगे एक क्वेश्चन दे रखा अपने इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू आइदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है। लीज लेसी हैज द ऑप्शन टू बाय द असेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। किसके पास ऑप्शन है? तो ये ऑपरेटिंग की फाइनेंस, फाइनेंस लीज। क्या ये तुमको समझ में आया? दूसरा, इकोनॉमिक लाइफ इज 7 ईयर, पर तुम लीज पे 6 साल के लिए ले रहे हो,
तो मेजर लाइफ कवर हुई कि नहीं हुई, आगे बात करनी नहीं है अपने को, ये भी फाइनेंस होगी। इकोनॉमी लाइफ तो 6 साल है, बट आप 2 साल पे ले रहे हो तो अभी कवर नहीं कर रहा है लाइफ। बट आगे क्या बोला, बट द असेट इज द स्पेशल नेचर एंड हैज बीन यूज्ड बाय ओनली द लेसी, ऑब्वियसली फाइनेंस होगी। हाँ, अब लास्ट वाला एग्जांपल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट MLP इज X एंड फेयर वैल्यू इज Y। अब ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला था ICAI का दिमाग। उसने क्या बोला कि एक X है और एक Y है, तो कब आपकी ऑपरेटिंग होगी, कब फाइनेंशियल होगी। तो अगर ये X मेरा इक्वल टू Y हो गया या सब्सटेंशियल इक्वल टू Y हो गया, मतलब अगर मेरा MLP जो है वो इक्वल फेयर वैल्यू के बराबर हो गया या सब्सटेंशियल इक्वल भी फेयर वैल्यू के बराबर हो गया, तो ये कौन सी लीज होगी, फाइनेंस। अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगी ऑपरेटिंग। ऐसा आंसर देता है ICAI में। मस्त था। ये लोग फंस गए, अरे क्या है क्या ये XY क्या चल रहा है, समझ में नहीं आया। तो आपको ऐसा बताना था कि अगर ये X इक्वल टू Y होगा, अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होगा तो फाइनेंस होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑपरेटिंग। सिंपल सा था, मतलब वो कंडीशन लिखनी थी और कुछ नहीं इसमें। क्या ये तुमको समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आता था क्वेश्चन नंबर 1 का। बोलिए, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। सबको समझ में आया? वैशाली समझा, अनुष्का पीछे, उधर इधर, रितिका समझाए पक्का। चलो फिर, तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीज, ठीक है। अब अपने को इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे चल रहे हैं अपन। अब अपने को समझना ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग लीज इट इज अ लीज विच डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियल ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप। सीधी सी बात है, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड सामने वाले के पास ही रहेंगे। बट जो फाइनेंस लीज होते हैं उसमें क्या होता है कि इट इज अ लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियल ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ एन असेट टू द लेसी बाय द लेसर बट नॉट द लीगल ओनरशिप। सब हो जाता है, बस लीगल ओनरशिप में आप नहीं ट्रांसफर करते हो, बाकी सब हो जाता है। क्या ये तुमको समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। पहला है कंटिंजेंट रेंट। क्या होता है? कंटिंजेंट रेंट का मतलब होता है कंटिंजेंट रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट दैट इज नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट बट इज द बेस्ड ऑन द फैक्टर अदर देन जस्ट द पैसेज ऑफ टाइम। तो मान लो कभी कभी कुछ लीज पे ले रहे हो और ऐसा हो गया कि कंटिंजेंट था, मतलब उसने बोला कि देखो सर मेरा 2 लाख रुपए तो महीने का रेंट फिक्स है और जितना आप यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे उसके ऊपर मुझे 10% चाहिए प्रॉफिट के ऊपर। अब वो कितना प्रॉफिट होगा वो हमको मालूम, कितना मैन्युफैक्चर होगा वो हमको मालूम। तो अब ये रेंट कौन सा हो गया? कंटिंजेंट। कौन सा हो गया? तो जब भी आप लीज पेमेंट निकालते हो, जो रेंट निकालोगे उसमें कभी कंटिंजेंट रेंट को लेने का नहीं, वो फिक्स ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब अपने को निकालना है मिनिमम लीज पेमेंट। सर ये क्यों निकालना है? क्योंकि अपन ने पढ़ी थी फाइनेंस लीज के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो लीज पेमेंट हुआ है वो होता है इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट तो क्वेश्चन में दे रखी होगी कि इसकी इतनी मार्केट प्राइस है, तो अपने को निकालना पड़ेगा कि जो रेंट मैं पे कर रहा हूँ उसका आज का वैल्यू कितना है। समझ में आया? तो ये कैसे निकालते हैं वो समझ लो। उसी को बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको? MLP। और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इसे बोलेंगे PV ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब MLP क्या, देखो MLP आर द पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक। देखो खुद ही बोल दिया कि वो पेमेंट है जो लेसी को पे करना पड़ेगा लीज टर्म में, बट एक्सक्लूडिंग द, वो उसको नहीं लेने का आपको। एंड कॉस्ट ऑफ द सर्विस उसको भी लेने का नहीं है, यानी वो मेंटेनेंस वेंटेनेंस होता है वो लेने का कभी अंदर जरूरत नहीं है। एंड टैक्सेस टू बी पेड बाय द लेसर टू टुगेदर विद द गारंटी रेसिड, उसको लेने का काम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का व्यू आता है। किसका व्यू आता है? 2, एक लेसर एक लेसी। जब मैं बात कर रहा हूँ लेसर की, लेसर मतलब ओनर, लेसी मतलब जिसको रेंट पे दिया है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ लेसी की, तो लेसी का एक तो सिंपल से तुम क्या पे कर रहे हो, एक तो रेंट, तो हर महीने तुम फिक्स रेंट पे कर रहे हो या जो भी रेंट पे कर रहे हो वो हो गया मेरा। दूसरा, तुमने लास्ट में गारंटी दी है कि सर अगर तो आपको अच्छा लगे तो ये असेट मुझे दे देना, आपको अच्छा लगे तो, बट मैं इसका इतना पैसा ही दूंगी। जैसे मैंने ये तुमको कैमरा दे दिया 2 महीने के लिए, फिर तुमने क्या बोला सर मैं इसका 20-20 हज़ार रुपये पे करूँगी। मैंने बोला ओके, तो 20 और 20 40 हो गया। फिर तुमने बोला सर देखो फिर 2 महीने में ना कैमरा उसी इतना काम का रहेगा नहीं, ठीक है, मुझे लगा हो जाएगा, तो आपको चाहिए तो ये कैमरा मुझे बेच देना, आपको चाहिए तो, ज़बरदस्ती नहीं है, बट मैं इसका 10,000 दे दूँगी आपको। आपने मुझे कमिट किया 10,000 देने का, तो आपने मुझे गारंटी दी है, तो इसका मतलब मुझे आपसे कितना पैसा मिल सकता है?
20 रेंट और 10 ये। तो जब मैं आपके व्यू से बात कर रहा हूँ तो आपके व्यू से आप कितना देने के लिए अग्री है? 20 और 10 50,000। क्या ये तुमको समझ में आया? बट जब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ तो सुनना, मुझे पता है कि मुझे इस कैमरे का 15,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 15,000, जिसमें 10 तो तुम दे रहे हो। इसे बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? पर तुमने मुझे कितना गारंटी नहीं दिया है? 5। 15 तो मुझे मिल जाएगा स्क्रैप का। तो टोटल मेरा रेसिडुअल वैल्यू 15,000 है, बट उसमें से गारंटी माइनस कर लूँ तो क्या बचेगा? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? मतलब टोटल रेसिडुअल वैल्यू वैसे अगर आप गारंटी वाला माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? अनगारंटी। इस बार जो रेसिडुअल वैल्यू है दो वैसे बनता है, गारंटी प्लस अनगारंटी मिलकर क्या बनता है? रेसिडुअल वैल्यू। तो मान लो तुमने मुझे बोला सर 10 दूंगी, बट मुझे पता है इसका 15 मिलेगा ओलेक्स पे, ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो 15 में से तुमने कितना गारंटी दिया? 10। कितना गारंटी नहीं दिया? 5। अब मुझे बताओ, जब मैं अपना वैल्यू देखूंगा तो मैं 10 देखूंगा कि 15 देखूंगा? 15। तो या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना रेंट पे करोगे प्लस रेसिडुअल वैल्यू, ऐसा बोल सकता हूँ। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितना रेंट पे करोगे प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ऐसा भी बोल सकता हूँ। बात तो वही है। समझ में आया? मतलब 20 + 20 + 10 और + 5 ऐसा भी बोल सकता हूँ, या 20 + 20 और डायरेक्ट 15 वैसा भी बोल सकता हूँ। दोनों चलेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो, तो आपको ये वाली भी लेना है, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है? वही कि एट द एंड में लीज के कितना वैल्यू बचेगा। अनगारंटीड वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया आपको कि जो रेसिडुअल वैल्यू में से आप गारंटी वैल्यू माइनस करो तो क्या मिल जाएगा अपने को? अनगारंटी। हाँ, अब देखो MLP ऑफ फॉर लेसी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? लीज रेंट प्लस गारंटी रेसिडुअल वैल्यू। अब वो चाहे तुम पे करो या तुम्हारे भी यहाँ पे तुम्हारे पापा पे करे, मम्मी पे करे, तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या MLP फॉर लेसर। तो मेरे लिए तो क्या वैल्यू होगा? जो तुम्हारा वैल्यू था प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मेरा हो गया। तुम्हारा वैल्यू क्या था? लीज रेंट प्लस गारंटीड, तो उसमें अनगारंटीड और ऐड कर लो तो ये मेरा वैल्यू आ गया। अच्छा, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलता हूँ इसको प्यार से? ठीक है, बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सर वो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो कंटीजेंट है ना कि आपको 5,000 मिलेगा कि नहीं, तो वो क्यों ऐड करना है? नहीं, कंटीजेंट नहीं है ना, वो तो मैंने बोला ना OLX पे मिल ही जाएगा, वैसा है। आपको पता होता है ना एस्टिमेट इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे मैं तुमको बोलूँ ये AC आज से 3 साल बाद भी मुझे 5,000 तो मिल ही जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा इसका? 5 मिल जाएगा, इतना तो बोल ही सकते ना। अब तुम बोलो मैं 2 दूंगी इसका, तो मुझे पता है 2 तुम दोगे तो 3 तो मुझे कहीं और से भी मिल जाए। मतलब टोटल मेरा 5 का वैल्यू है, तुम 2 ही देने वाले हो, तुम कितना नहीं देने वाले हो? 3, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, सुनो, जो भी अब तुमने वैल्यू कंसिडर किया MLP और ये सब, अगर मैं इनका आज का वैल्यू निकालूं तो उससे बोलते हैं PV ऑफ MLP। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, मतलब जो तुम्हारा वैल्यू है, तो ये सब वैल्यू फ्यूचर का है। तुम 20,000 मुझे आज देने वाले हो, क्या आज से 1 साल बाद देने वाले हो? 1 साल बाद, और 20 और 1 साल बाद दोगे, और वो और दोगे, तो ये सब का आज का वैल्यू निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। तो अगर मैं जो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करूंगा, तो अब समझो आज का वैल्यू 2 लाख रुपए और मैं तुमसे 2.5 लाख ले रहा हूँ टोटल मिला के, तो मुझे बताओ ये 50,000 मैं क्यों ले रहा हूँ? सोच के देखो। टाइम की वजह से, क्योंकि ये पैसा मुझे आज मिल रहा है कि आने वाले 2-3 साल में मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनकम हुआ कि नहीं मेरा? इसे बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। और ये अभी कमाया नहीं, कमाऊंगा फ्यूचर में, इसलिए इसको बोलता है अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। समझ में आया? तो जो पैसा तुम मुझे देने वाले हो, तो टोटल तुम मुझे मान लो इस मोबाइल का तुम मुझे टोटल लगे 5 लाख देने वाले हो, बट उन सब के जो मुझे देने वाला उसका आज का वैल्यू निकालूं तो 4 लाख ही होता है। तो तुम मुझसे 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? आज के वैल्यू से कंपेरिजन तुम मुझे 5 साल में एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बोलो सर जो पैसा आज है वो 5 साल बाद उतना थोड़ी रहेगा, तो वैल्यू तो कम हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे जो पैसा लूँगी वो 4 लाख नहीं लेने वाली हो, ज़्यादा लेने वाली हो। तो ये जो इनकम होगा तुम्हारे लिए या मेरे लिए, जो भी इनकम होगा 1 लाख का, ये कौन सा इनकम होगा? फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम। बट ये इनकम 1 साल का नहीं है, 5 साल का है, अभी तो कमाया नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर तो अब एक काम करते हैं, एक MLP निकालते हैं अपन। ये है आपका MLP, ये FM में आपने पढ़ा होगा। एनुअल लीज रेंट है 40,000। कितना रेंट है तुम्हारा? 40,000। ठीक है, 40,000 का लीज रेंट है तुम्हारा ईच ईयर 5 साल के लिए। उसमें से सामने वाले बंदे ने गारंटी कितना दिया है? 14,000। ठीक है,
उसके बाद आज का सर का उसका मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू जो है वो कितना है 1.5 लाख। पहला तो ये बोल रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है मतलब जो तुम डिस्काउंटिंग करते हो, आपने डिस्काउंटिंग करना सीखा है ना एफएम में, तो जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट चाहिए होता है वो कितना डिस्काउंटिंग रेट है तुम्हारा 12.6, मतलब जो महंगाई की दर है वो कितनी बन रही है 12.6 के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। और उसका वैल्यू भी दे रखा है डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो आपको बोला कि जनरल एंट्री पास करो और बताओ ये ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है। तो मैंने बोला ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस का पता करना है तो आपके पास 5 कंडीशन होती है, 5 में से 4 तो इन्फॉर्मेशन हो तभी काम की आएगी, बट यहाँ पे वो 4 को कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास है नहीं, तो वो चेक करना पड़ेगा। पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू तो पता है 1.5 लाख। अब जो पैसा दे रहा अगर उसका आज का वैल्यू 1.5 लाख के आसपास भी आया तो फाइनेंस हो जाएगी, और बहुत कम आया तो ऑपरेटिंग हो जाएगी। तो आपको आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लीज रेंट, सबसे पहले ईयर है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लीज रेंट लिख रहा हूँ मैं, हर साल कितना है 50,000 कि 40,000। तो देखो 40,000 40,000 40,000 40,000 एंड 40,000। इसके बाद आपने गारंटी भी दी है। अच्छा मुझे बताओ ये गारंटी का पैसा तुम अभी दोगे कि 5वें साल में दोगे? 5वें साल के एंड में ना, तो ये 50 ईयर के एंड में आ जाएगा। तो उस टाइम पे कितना गारंटी दी तुमने? 14,000, ठीक है। दिस इज गारंटी जीआरवी, मतलब गारंटीड रेसिडेंट वैल्यू, ठीक है। अब बताओ 1 रुपए का वैल्यू आज से 1 साल के बाद कितना होगा? वो दे रखा है 0.89 ना। तो ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटिंग एट 12.6 के हिसाब से, ये तुमको आता कि नहीं जाता निकालना? एफएम में पढ़ा होगा ना आपने, तो नहीं आता तो सीख लो। 1 डिवाइड बाय 1.1260, मतलब उसमें रेट ऐड कर लो तो हो जाएगा। जैसे 10% रेट होती तो 1.10 लेते हैं, 11% होते हैं 1.11 लेंगे, 12% होते हैं 1.12 लेंगे, और 0.6 हुआ तो 1.1260 खत्म करो। हालांकि इसमें दे रखा है, एग्जाम में भी दे ही रखा होगा आपको मोस्टली। 0.89 फिर कितना है? 0.62 0.552, हाँ। और इसका लास्ट वाले का सेम रहेगा ना, हाँ। तो करो जरा मल्टीप्लाई। $35, हाँ दूसरे का 31,600, 28,000, 24,880 और 2,200, 22,000, हाँ। अरे लास्ट का बाकी है मैडम, 7728। हाँ वो भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट ठीक है 5 मार्क के लिए ये आए तो थोड़ा तो मेहनत करो, वो भी बताऊंगा, वो भी कर सकते हो, मैथ्स है वो तो। चलो अब मुझे बताओ क्या ये पीवी ऑफ एमएलपी जो है, तो देखो फेयर वैल्यू जो है तुम्हारा सिंस पीवी ऑफ एमएलपी is covered fair value of the asset, hence lease is finance lease। कौन सी लीज है ये? क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि भाई 1,50,000 जो है दैट इज ऑलमोस्ट सब्सटेंशियल इक्वल टू 1,49,880, इसके लिए ये फाइनेंस लीज है। अब जब भी फाइनेंस लीज होगी तो रेंट की एंट्री नहीं होती, एसेट परचेज करने की एंट्री होती है। तो आपने एसेट परचेज की तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होगा, टू ऑब्वियसली ये पे नहीं किया होगा ना, पे किया तो दिक्कत थोड़ी थी, पे नहीं किया होगा तो बाद में पे करेंगे तो नाम आ जाएगा जिसको पे करना है लेसर, जो भी नाम होगा उसका।
अब ये वैल्यू जो है ना वो विच एवर इज लोअर वाला आएगा, तो यहाँ पे लोअर कौन है 1,49,888 दिस वन। नरेशन ले सकते हो, बीइंग असेट परचेज ऑन फाइनेंस लीज। क्या ये तुमको समझ में आया? Yes, sir. ये पूछा है इसने। किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? पहले कॉपी कर लो। MLP इज कवर्ड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, हैंस लीज इज द फाइनेंस लीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस present value of MLP is substantial covered the fair value of the asset, hence lease is the finance lease. Okay, वैसा भी लिख सकते हो।